हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक खास तौर से क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ साथ जो दूसरे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं जिसमें इकोनॉमिक्स आता है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि जो फॉलोइंग आइटम्स है वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाएगा या इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमें करने से पहले उसे कुछ नियम, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ रूल्स हमको समझने जरूरी है। अगर हमने ये रूल्स याद कर लिए, ये रूल्स समझ लिए, तो हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन कि ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में, हमें बहुत सहायता मिलेगी। तो आइए दोस्तों, ऐसे कुछ रूल्स पढ़ते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इस रूल्स को याद कर लोगे, सभी रूल को याद कर लोगे। और जब इसका पार्ट 2, इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा तो मैं आपको कुछ काफी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट वो सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, आइए चलिए आगे देखते हैं। देखो, सम इम्पोर्टेंट रूल्स टू बी लर्न, यानी ये कुछ नियम हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नियम है। अगर आपने याद कर लिए तो बहुत हद तक आपने ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। देखो, पहला रूल क्या है? The income which is generated within the domestic territory of a country will be included in domestic income no matter who generate this income, Indian or foreigner। यानी कोई भी इनकम है जो जनरेट की जाती है या इनकम कमाई जाती है किसी भी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, देश की घरेलू सीमा के अंदर अंदर। घरेलू सीमा यानी जैसे मान लीजिए इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगी? जो इंडिया का मैप है, ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल मैप की बाउंड्री जो है, तो उस मैप के अंदर, उस बाउंड्री के अंदर, उस इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर जो भी इनकम जनरेट की जाएगी, जो भी इनकम कमाई जाएगी, वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम, भारत की घरेलू आय में शामिल होगी। अब चाहे भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या भारत की जो धरती है, भारत की जमीन है, डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं, भारत की जमीन, तो जो भारत की लैंड है, इसमें चाहे इंडियन जो है वो इनकम अर्न करेगा या कोई फॉरेनर आके, कोई विदेशी आके इनकम अर्न करेगा, लेकिन धरती कहाँ की, जमीन कहाँ की है, डोमेस्टिक टेरिटरी कहाँ की, इंडिया की है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम होगी। ठीक है। दूसरा देखिए, इसके कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ अपवाद है। क्या? सम प्लेसेस आर आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री बट दे विल बी काउंटेड as the domestic territory of that country, such as embassy, ships, aircraft, military stations, fishing vessels। दोस्तों, कुछ ऐसे स्थान होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो किसी देश की डोमेस्टिक बाउंड्री से, डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर बनी हुई, बाहर होती है, दूर, मतलब अलग होती है, लेकिन फिर भी उसको उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल, एम्बेसी। जैसे भारत की एम्बेसी अमेरिका में है, इंग्लैंड में है और भी दूसरे देशों में है, तो भारत की एम्बेसी अगर अमेरिका में भी होगी तो जितनी जमीन के ऊपर, जितनी धरती के ऊपर वो एम्बेसी बनी होगी, तो वो इंडिया की, मतलब जो एम्बेसी होगी भारत की, चाहे वो किसी भी देश में हो, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। उसका आप उल्टा भी कर सकते हैं। अगर अमेरिकन एम्बेसी भारत में है, तो जैसे न्यू दिल्ली में है, तो न्यू दिल्ली में जिस स्थान पे एम्बेसी बनी हुई है अमेरिका की, वो अमेरिकन डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। इसी प्रकार से शिप्स, एयरक्राफ्ट पे ये बात लागू होती है। जैसे मिलिट्री स्टेशन है, अमेरिका का मिलिट्री स्टेशन मान लीजिए अफगानिस्तान में है, तो जमीन तो वो अफगानिस्तान की है, लेकिन वो मिलिट्री स्टेशन किसका है? अमेरिका का है। तो वो मिलिट्री स्टेशन अफगानिस्तान में होते हुए भी वो, क्योंकि अमेरिका का है ये, वो अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। यानी आपको बस ये याद रखना है कि एम्बेसी, शिप, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री स्टेशन, फिशिंग विजल्स, ये चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी जो जमीन है, धरती है, उससे बाहर विदेशों में कहीं भी होते हैं, लेकिन फिर भी ये उसी देश के डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है जिस देश के ये होते हैं। यानी इंडिया की जो एम्बेसी है, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे पाकिस्तान में कहीं पर भी होगी, तो वो इंडियन एम्बेसी जो है वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी भी कहलाती है। यानी जो, अगर पाकिस्तान के अंदर भी इंडियन एम्बेसी है, ठीक है, तो पाकिस्तान में होते हुए भी इंडियन एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में शामिल होगी। आइए आगे चलते हैं। द इनकम विच इज अर्न बाय द इंडियन पर्सन और इंस्टीट्यूशन विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया नो मैटर वेयर द इनकम इज जनरेटेड इन इंडिया और अब्रॉड। दोस्तों देखो, तीसरा नियम ये कहता है
कि कोई भी इनकम अगर अर्न की जाती है, इनकम कमाई जाती है इंडियन पर्सन के द्वारा या इंस्टीट्यूशन के द्वारा, यानी इनकम कमाने वाला कौन है? भारतीय व्यक्ति है, इंडियन पर्सन है, या भारत का कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई भारत का बैंक है, भारत की कंपनी है, ठीक है। तो अगर वो इंडियन है, चाहे वो इंडियन व्यक्ति हो, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूशन हो, तो जो इंडियन है, चाहे ये इंडिया की जमीन के ऊपर इंडिया की जमीन के ऊपर ये पैसा अर्न करे या फॉरेन में जाकर, अब्रॉड जाकर पैसा अर्न करे, तो वो जो पैसा इनकम अर्न की जाएगी वो भारत की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। यानी जैसे मान लीजिए जैसे मान लो मैं इंडियन हूँ, तो मैं इंडियन हूँ, अगर मैं इंडिया के अंदर, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या इंडिया के अंदर रह के पैसा कमाता हूँ, तो मेरी इनकम नेशनल इनकम में शामिल होगी। और अगर मैं, क्योंकि इंडियन हूँ, अमेरिका जाके भी इनकम पैसा वगैरह कमाता हूँ, तो मेरी इनकम जो है वो इंडिया की नेशनल इनकम में ही शामिल होगी। यानी नेशनल इनकम में आपको ये देखना है कि इनकम अर्न कौन कर रहा है। अगर इनकम अर्न करने वाला इंडियन है या इंडियन इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो इंडिया में अर्न करे चाहे वो फॉरेन में अर्न करे, तो वो इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए, फॉलोइंग आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। दोस्तों कुछ मैं आपको ऐसे आइटम्स बता रहा हूं जो ना तो इंडिया की मतलब नेशनल इनकम में शामिल होंगे और ना ही डोमेस्टिक इनकम में शामिल होंगे। कैसे? देखिए, ट्रांसफर इनकम। देखो, कुछ ट्रांसफर इनकम ऐसी होती है जो बिगर किसी प्रोडक्टिव वर्क की, बिगर किसी काम की, हमने कोई प्रोडक्टिव काम किया नहीं, कोई उत्पादक कार्य किया नहीं, फिर भी हमें इनकम मिल जाती है। जैसे गिफ्ट, ग्रांट्स, डोनेशन, रेमिटेंसेस, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप आदि। ये कुछ ऐसे ट्रांसफर इनकम होते हैं जो बिना किसी प्रोडक्टिव वर्क के मिल जाते हैं, तो इनको भी नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू और सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये जो फाइनेंशियल असेट्स होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं, ये शेयर, बॉन्ड्स, इसकी भी इसको बेचने खरीदने से जो इनकम प्राप्त होती है उसको भी इंक्लूड नहीं करना है आपको। विंडफॉल गेन, यानी अचानक लाभ हो गया लॉटरी से, जुए सट्टे से, हॉर्स रेस से, ठीक है, तो या मान लो कोई कॉन्टेस्ट जीत गए आप, तो जो विंडफॉल गेन होते हैं लॉटरी वगैरह, उनसे जो भी आप पैसे जीतते हो वो भी इंक्लूड नहीं होते हैं। नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन, जैसे हाउस वाइफ की सर्विसेज है, आपकी मम्मी आपका घर का देखभाल करती है, आपकी देखभाल करती है, आपके लिए खाना बनाती है, आप खुद ने घर में किचन गार्डन फल सब्जियां उगा रखी है, ठीक है, या पेरेंट्स जो खुद के बच्चों को पढ़ाता है, ये नॉन मार्केट ट्रांजैक्शंस होते हैं। यानी इसमें काम तो होता है लेकिन पैसों का लेन देन नहीं होता है, तो इनको भी डोमेस्टिक इनकम में और नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। देन नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट, इसको भी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये लोन लिया जाता है नेशनल डेब्ट, ये कंजप्शन पर्पस के लिए लिया जाता है। देन इंटरेस्ट पेड बाय द हाउस होल्ड टू द कमर्शियल बैंक बिकॉज हाउस होल्ड टेक्स लोन फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस। देखो, जो हाउस होल्ड होते हैं, हम जैसे कंज्यूमर्स होते हैं, वो कमर्शियल बैंकों से लोन लेते हैं, लेकिन ये जो लोन है वो हमने अनप्रोडक्टिव वर्क के लिए लिया है, अनुत्पादक कार्य के लिए, अनप्रोडक्टिव वर्क। तो कोई भी लोन, चाहे वो लोन कोई भी ले, अगर वो अनप्रोडक्टिव काम के लिए लेगा, अनप्रोडक्टिव, तब वो नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में शामिल इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन अगर ऐसा ही लोन अगर प्रोडक्टिव काम के लिए लिया जाए, ठीक है, प्रोडक्टिव काम के लिए लिया, जैसे फर्म्स है, कंपनीज है, या कुछ और कोई और बैंक वगैरह लेते हैं, अगर प्रोडक्टिव काम के लिए लोन होगा तब तो वो इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। अब है फॉलोइंग आइटम्स इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। यानी दोस्तों ऐसे आइटम कुछ बता रहा हूं मैं आपको जो आपको, हालांकि ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो इंक्लूड होंगे, हजारों आइटम हो सकते हैं, लेकिन मैंने उन आइटम्स को लिया जिनमें कुछ कंफ्यूजन होती है। तो ये आइटम इंक्लूड होने वाले हैं, इंक्लूडेड है, ये शामिल होने वाले हैं नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में। तो कुछ डाउट्स वाले लिखे हैं मैंने। नंबर 1, brokers commission on the sale and purchase of shares, bond, debentures, financial assets and second hand goods because services rendered by the brokers are productive। देखो, एक तरफ तो हमने पढ़ा था कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स को शामिल नहीं करते, सेकंड हैंड गुड को शामिल नहीं करते हैं, हाँ उनकी वैल्यू को शामिल नहीं करते हैं, लेकिन जो ब्रोकर है, जो बीच में ब्रोकर पड़ा है, कमीशन लेगा कि आपको सेल या परचेज करने में उसने मदद की है ब्रोकर ने, तो ब्रोकर बदले में अपनी सर्विस के बदले में आपसे कमीशन लेगा। तो ये कमीशन जो है वो प्रोडक्टिव माना जाता है, इस कमीशन को शामिल करेंगे। यानी जो शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स
या सेकंड हैंड गुड है, इसकी वैल्यू को तो इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन उनको बेचने खरीदने में जिस ब्रोकर ने हमारी मदद की है उसको जो हम कमीशन देंगे उसको शामिल करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ओके, देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर हिमसेल्फ। मान लीजिए कोई ओनर मालिक है, फैक्ट्री का मालिक, कहीं और का मालिक है, कंपनी का मालिक है। अब वो क्या करे, खुद के फैक्टर्स यूज करता है। मान लो खुद अच्छा पढ़ा, अच्छा मतलब जो अकाउंटेंसी का या इकोनॉमिक्स का या मैनेजमेंट का जानकार है तो मैनेजर का काम खुद करता है, अकाउंटेंट का काम खुद करता है, या अपना खुद के फैक्टर्स यूज कर रहा है। तो जो खुद सर्विसेज प्रोवाइड करता है ओनर, ये भी नेशनल इनकम में शामिल इंक्लूड होगी, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी। आगे आगे देखते हैं। फ्री सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, डिस्पेंसरी, स्ट्रीट लाइट, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दोस्तों, सरकार सबको कुछ फ्री में सुविधाएं देती है, जैसे आपकी गली में सड़कों में स्ट्रीट लाइट होती है, ठीक है, या फ्री की डिस्पेंसरी हॉस्पिटल्स होती है जहाँ पे फ्री में इलाज होता है, ठीक है, या कोई भी चीज जो सरकार ने हमको फ्री में दे रखी है। लेकिन दोस्तों, नाम फ्री सर्विसेज होता है, लेकिन फिर भी ये जो हमारे देश की नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होती है, बिकॉज हमारे लिए फ्री है, लेकिन सरकार जब प्रोवाइड करती है तो सरकार का एक्सपेंडिचर लगता है, और एक गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है, और इसको इंक्लूड किया जाता है। Interest on loans paid by the commercial banks, because commercial bank take loan for productive work। अब अगर कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से या किसी दूसरी संस्थाओं से लोन लेता है, लेकिन कमर्शियल बैंक जो है वो लोन का जो पैसे का यूज है वो प्रोडक्टिव काम में करेगा। तो अगर कभी भी लोन का यूज जो है वो प्रोडक्टिव काम के लिए हो तो वो जो उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है, कुछ भी मिलेगा, प्रिंसिपल मिलेगा, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। और अगर ये अनप्रोडक्टिव के लिए हो तो नहीं होता इंक्लूड, ठीक है। आइए लास्ट देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू हाउस बिकॉज इट इज ए कैपिटल फॉर्मेशन। मान लीजिए कोई व्यक्ति नया मकान बनाता है, नया दुकान बनाता है, क्योंकि उसने मकान, दुकान या कुछ भी होता है ना, ये एक ये कैपिटल फॉर्मेशन होता है, एक एसेट बन जाती है। तो इसे कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और कैपिटल फॉर्मेशन नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा, रूल्स जो आपको बताए हैं, उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे और इनको याद करने की कोशिश करोगे। और मुझे पूरा यकीन है अगर आप इन आइटम को याद कर लोगे, क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा, अगर आप रूल्स याद कर लोगे तो खास तौर से क्लास 12 के जो बच्चे हैं उनको नेशनल इनकम चैप्टर करने में बहुत सुविधा मिलेगी, और दूसरे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बहुत आसानी होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप उसको याद करोगे, बिकॉज जो मैं इसका सेकंड पार्ट डालूंगा उसमें हम काफी जो इन रूल्स को फॉलो करते हुए, रूल्स के अकॉर्डिंग हम कुछ चीजें, आइटम्स आपको इंक्लूड और नॉट इंक्लूड करके एग्जाम्पल देंगे जो काफी परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो कोई भी आपके क्वेश्चन दोस्तों प्लीज मुझे बताइए कमेंट करके, एंड थैंक यू सो मच।